नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो बुधवार देर शाम दिल्ली में हुई केंद्रीय बीजेपी चुनाव समिति की बैठक का निचोड़ निकला तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 39 और 21 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया। इस बार एमपी में बीजेपी लीग से हटकर रणनीति पर काम कर रही है, यानी चुनाव की घोषणा के काफी पहले उम्मीदवारों का ऐलान। उन सीटों पर ज्यादा फोकस जहां बीजेपी को हार मिली या जहां एक से ज्यादा बार बीजेपी हारी या फिर लगातार हारी। एमपी में जो 39 सीटों पर नामों का ऐलान हुआ है, ये कुछ ऐसे ही पैमानों वाली सीटें हैं, यानी उम्मीदवारों को तैयारी का पूरा मौका मिले। हालांकि कांग्रेस भी इसी पैटर्न पर काम कर रही है। हारी सीटों पर फोकस है कांग्रेस का, लेकिन टिकट अनाउंसमेंट में पिछड़ गई कांग्रेस। बहरहाल बीजेपी की चुनौती घोषित नामों पर पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं को चुनाव तक एकजुट रखने की होगी। करेंगे हम तमाम पहलुओं पर चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुनिए। आगामी आने वाले 2023 के चुनाव में विजय का परचम तो फहराएंगे ही। विजय के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प कि 2023 के अंदर 2023 की विजय के साथ 2047 का माननीय प्रधानमंत्री जी का वो भारत जो दुनिया के अंदर सिरमौर बनकर के खड़ा होगा, इस संकल्प को पूरा करने में इन सारे लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ऐसे विजय पताका के फहराने के प्रति संकल्पित कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जिनका चयन किया है, ये सब कार्यकर्ता आज से मैदान में पहले जुटे थे, आज से मैदान में जुट गए हैं और सब मिलकर के आगामी आने वाले समय में 2023 का जो चुनाव है वो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी विजय का परचम फहराएगी। निश्चित रूप से इस बार पुराना भोपाल से भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ताओं पे पुनः विश्वास व्यक्त किया है। मुझे पुराने भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। हम सभी कार्यकर्ता पुराने भोपाल की जनता के साथ में ये चुनाव को लड़ेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं कि हम और हमारे कार्यकर्ता हम डेली काम करते थे, तो तैयारी तो हमारी पूरी है। अब प्लान करने की बात है, क्योंकि पार्टी ने काम सौंप दिया है तो हम सब मिलकर इसको प्लान करेंगे। हमारे पास इनफ टाइम है तो हम इसको अच्छे से प्लान करके इसको अंजाम देंगे। 2018 में कांग्रेस सर इस सीट से जीती थी चुनाव। हाँ, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और उसी को तो सुधारना है इस बार। मेरा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व ने 39 उम्मीदवारों की मतभेद सूची जारी की है, उसमें मुझे भी अवसर दिया है जी। मैं उनके विश्वास पर खरा उतरा हूं। उनके इस विश्वास पर बहुत विधानसभा जीतकर उनको हम देंगे, ये मैंने उनके प्रति विश्वास व्यक्त करता हूं। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जिस गति के साथ प्रत्याशी सूची जारी की है, उससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ फिर से सत्ता बनाने जा रही है। तो अमूमन बीजेपी नामों का ऐलान तब करती है जब या हम कहें कि वोटिंग बेहद नजदीक आ जाती है, चुनाव की घोषणा के काफी दिनों बाद। लेकिन मध्य प्रदेश में इस बार बहुत कुछ बदला है। बीजेपी की चुनावी रणनीति में ये बड़ा बदलाव, वजह क्या है, क्या कारण, हम तमाम पहलुओं पर जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको कुछ जरूर बता दें, दरअसल ये जो 39 सीटें जिन पर नामों का ऐलान किया गया है, घोषणा की गई है, ये वो सीटें हैं जो बीजेपी अमूमन हारती रही है। आकांक्षी सीटें, जिस 103 ऐसी आकांक्षी सीटें बीजेपी ने चुनी थी जिन पर वो ज्यादा फोकस कर उन सीटों को अपने पाले में लाना चाहती है। इसमें वो सभी सीटें जो या तो वो हारी है, एक से एक बार हारी, या एक से ज्यादा बार हारी, या लगातार हार रही है, ऐसी सीटों पर बीजेपी फोकस कर अपना वो जो एक कहें 116 का जो आंकड़ा है उससे कहीं ऊपर निकलने की कोशिश में है। संभव है कि जब जो कुछ सीटें आपने जीती हैं उनमें भी आपके हाथ से निकलें, तो ऐसे में जो विनिंग प्लान है वो उसको मजबूती से आगे बढ़ाने की कोशिश बीजेपी की यहां नजर आती है। लेकिन इसका कितना फायदा मिलेगा ये जरूर अपने आप में चर्चा का विषय है। चूंकि आपने बहुत पहले जो नाम ऐलान कर दिए, स्वाभाविक है कि उनके कुछ विरोधी भी होंगे, कुछ भितरघात भी होगा और ऐसी तमाम बातें हैं। इन्हें कितना कंट्रोल सियासी दल करेंगे
ये जरूर समझना होगा, देखना होगा। जबकि दूसरा पहलू ये भी है कि जो सिंधिया समर्थक बीजेपी में आए हैं, अगर उनका टिकट कटा है तो उसका क्या पहलू होगा। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, और वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में। रविंद्र दुबे जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। बहुत बड़ा बदलाव ये नजर आता है बीजेपी की चुनावी रणनीति में। लंबे समय से अगर आप चीजों को स्वाभाविक ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ये क्या कहता है? अमूमन बहुत आखिर में नामों का ऐलान करने वाली बीजेपी, चुनाव की घोषणा हुई नहीं उससे पहले ही उसने बहुत पहले नामों का ऐलान कर दिया। बहुत गंभीरता से भी एमपी को ले रही है बीजेपी। क्या इसके पीछे की आप तस्वीर देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती है। हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में देरी से चुनाव सूची जारी की थी, जिसको उसे खामियाजा भुगतना पड़ा, और अंतिम दौर में जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में असंतोष था उसे कर्नाटक में मैनेज नहीं कर पाई पार्टी, जिससे उससे करारी हार मिली। पूरी केंद्र सरकार, पूरा संगठन लगने के बावजूद भी कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं कर पाई। हम देख रहे हैं कुछ ऐसी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 39 सीटों पर मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों की घोषणा की है, जहां भारतीय जनता पार्टी को या तो लगातार हार रही है या वहां उसका संगठन थोड़ा सा ठीक से काम नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने ऐसे वरिष्ठ नेताओं को वहां पर जवाबदारी दी, कुछ युवा चेहरों को भी सामने उतारा है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कोशिश की है कि अभी आचार संहिता लगने में 2 महीने का समय, इस बीच में सारी तैयारियां कर लेंगी। बूथ लेवल पर कौन कौन रहेगा, अपना मैनेजमेंट जमाने की बात हो जाएगी, किस तरीके से क्षेत्र में काम करना है, किस तरीके से। हम देख रहे हैं कि आजकल बिना पैसे के चुनाव होता नहीं है, बिना बांटने के अलावा कुछ काम होता नहीं है। तो इस तरीके से प्रत्याशी को बहुत सारे मौके मिल जाएंगे कि उसे क्या करना है, कहां पर उसका संतोष है, वो संगठन को फीडबैक देगा, संगठन भी लगातार काम कर लेगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 39 उम्मीदवारों की घोषणा करके एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, जो क्षेत्र में, इलाके में काम करने वालों के बीच में अभी से चुनावी माहौल बनने लगा। 2 सीट डिक्लेयर होने के से हम देख रहे हैं हर जिले में एक माहौल सा बन गया है, और इससे भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा बढ़त हासिल होगी। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस भी इसके कहीं पीछे नहीं है, लेकिन हम कांग्रेस का जो संगठन है वो थोड़ा सा कमजोर रहता है। भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, और संगठन किसी भी मायने में हल्के में चुनाव को नहीं ले रहा है। हम देख रहे हैं विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव होना, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लगातार दौरे कर रहे हैं, और हर खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं या हर पहलू पर नजर डाल रहे हैं। तो ये देखना चाहिए कि कितने गंभीरता से चुनाव को ले रही है भारतीय जनता पार्टी। यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया और लगातार उस पर काम भी कर रही है। हम देख रहे हैं जिस तरीके से घोषणाएं हुई हैं वो सही में मायने में कई ऐसी घोषणाएं, हमारी जबलपुर में पूर्व विधानसभा क्षेत्र से जिस तरीके से घोषणा की अंचल सोनकर, जो कांग्रेस के लगातार जीतने वाले उम्मीदवार लखन घनघोरिया के सामने खड़े होंगे, ये परंपरागत प्रतिद्वंदी है। कल लगभग 5 चुनावों से एक दूसरे के आमने सामने होते रहे हैं, और एक अंचल सोनकर को वजनदार प्रत्याशी माना जाता है, क्योंकि उनके पकड़ है क्षेत्र में, लेके कार्यकर्ता को जानते हैं। वो असंतुष्ट, यदि पार्टी में कोई असंतुष्ट होगा तो उसे मनाने का भी काम करेंगे। इसी तरीके से बरगी विधानसभा क्षेत्र से नीरज ठाकुर को टिकट दिए, जो पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह के बेटे हैं और युवा चेहरे हैं, उनका बड़ा सौभ्य चेहरा माना जाता है, पढ़े लिखे हैं, बहुत ही मिलनसार हैं। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर भी एक युवा चेहरा देकर नए ठाकुर लावी को एकजुट करने का काम किया। तो जिस तरीके से जातवाद का भी गणित में ढालने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे थोड़ा सा बढ़त हासिल होगी। बिल्कुल, ये 2-3 पहलू आपने बताया कि एक तो बढ़त हासिल होगी, दूसरा ये कि जातिवाद के आधार पर भी प्रॉपर समीकरण बैठाने की कोशिश हुई है। मैं लौटूंगा आपके पास। भूपेंद्र गुप्ता जी, एक बात जरूर कही जा रही कि मॉरली तौर पर ज्यादा बूस्ट हो जाएगा, जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, नेता है, ज्यादा उन्हें वक्त मिल जाएगा। आप लोग भी इसी दिशा में काम कर रहे थे, लेकिन कुछ अनाउंसमेंट में पीछे रह गए। अनाउंसमेंट पहले हो या बाद में, इससे क्या फर्क पड़ता है? जो मूल एनालिसिस है, जिसको आप उसको देखें लिस्ट को, तो कहने के लिए कुछ भी कह लो। इसमें 39 में से 21 सीटें तो वो हैं जो आरक्षित सीटें घोषित की हैं। एसटी और एससी, 13 एसटी और जो है 8 एससी जी। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी में घबराहट है इन वर्गों को लेकर। जिस तरह से जो है पिछले 4 साल में और 18 साल में निरंतर जो दमन इन जातियों का किया गया है, जो अत्याचार उनके ऊपर हुए हैं,
जिस तरह से उनको प्रताड़ना दी गई है, जिस तरीके से उनकी स्त्रियों को जो है उस सम्मान किया गया है, उनकी संप्रभुता, उनकी जो है कहना चाहिए उनके उस पर जो है उनके स्वाभिमान पर हमला हुआ है, उससे घबराई हुई है कि कैसे जो है ये करेगी, तो इसलिए तो घोषित कर दी है। दूसरी चीज़ इससे जो पूरी सूची में है जी, कसीदे पढ़ने के लिए बहुत सी चीज़ें पढ़ लें, और ये बीजेपी की सूची, इससे हमें कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन इसमें जो है सिंधिया फैक्टर पूरी तरह से गायब है। उनके किसी व्यक्ति को टिकट नहीं मिली, और ये बीजेपी की प्रचारित ये कर रही है कि हारी हुई सीटें जी, तो जो सिंधिया का जो सिटिंग एमएलए था रणबीर, उसकी तो टिकट काट दी, उसकी जगह लाल सिंह आर्य को दे दिए टिकट। नहीं, बाई इलेक्शन में हारे थे ना जाटव। ये तो नहीं साहब, रणबीर नहीं हारा है, इंदल सिंह हारे थे और हारे हुए को दे दी, इंदल सिंह कंसाना हारे थे। तो ये जो खेल है, ये खेल समझ में आ रहा है कि जो सम्मान के चक्कर में जो है, इंदल सिंह कंसाना भी तो सिंधिया समर्थक ही हैं। जी नहीं, वो नरोत्तम मिश्रा के माध्यम से बीजेपी में घुसे थे वो। आप जो है अच्छा, उस लॉट में साथ में आए थे फिर। जी, थोड़ा आप भी रिसर्च करा करो। नहीं, रिसर्च कर रहे हैं, वही मैं बता रहा हूँ। रणबीर जाटव जिनका आपने जिक्र किया, तो रणबीर की टिकट काट दी, वो सिटिंग एमएलए था, जीत के आया था वो, और जो हार गया था उसको टिकट दे दी। तो ये जो पूरी एक्सरसाइज हुई है, ये एक्सरसाइज अपने आप में जो है किसी को सीलबंद लिफाफा कर दिया है। ये जिसको जो संकेत लेना उसके लिए बीजेपी में वो ले संकेत। अब जो है जो लोग सम्मान के लिए सड़क पे कूदे थे जी, अब उन्हें विचार करना है कि कितना सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ है। तो ये चीज यहाँ पर सामने है। दूसरी चीज ये है कि एससी और एसटी को लेके ही पूरी एक्सरसाइज है। इसका मतलब है कि आप घबराए हुए हैं। 39 में से 21 सीटें तो आपने वही घोषित की हैं, और उन सीटों में भी जो है आपको जो जिन तरह से कैंडिडेटों का आपने चयन किया है, वो आपके समझ में आ रहा है कि आपकी जो है हवा बंद है। आपको बीजेपी कह रही है हमने आकांक्षी सीटों में से इन सीटों को चुना है। ये शब्द गढ़ने से कुछ नहीं होता। आकांक्षी की जगह और कुछ गढ़ लो जी। इसके अलावा बीजेपी को आता क्या है सिवाय शब्द गढ़ने के? लेकिन जो मूल बात है, जो मूल भाव है, जो पॉलिटिकल मैसेज है, वो तो वही है जो मैं बता रहा हूँ। जी ठीक है, चले रहिएगा। सूर्या मैथिल जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सूर्या मैथिल जी, बहुत स्वागत है। आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो ये बड़ी रणनीति और बहुत बदलाव, और हम ये कहें कि केवल मध्य प्रदेश नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दो बड़े राज्यों में ये बड़ा बदलाव अगर हम रणनीति में कहें तो दिखा है। हो सकता है कि भाई राजस्थान में भी ये इस तरह के अंदाज में कुछ बदलाव नजर आए, लेकिन मध्य प्रदेश के लिहाज से आप कितना महत्वपूर्ण इस तब्दीली को मानते हैं? 39 नामों का ऐलान कर दिया गया, बहुत स्पेस रहेगा अब प्रचार प्रसार के लिए। धन्यवाद प्रशांत जी। पहले आपको आपके वंदे मातरम। और ये जो भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला है, ये इसे कहते हैं रणनीतिक बढ़त लेना। अभी मेरे से पूर्व कोई वक्ता कुछ बोल रहे थे, कह रहे थे कि कुछ भी नाम रख लीजिए, तो सही बात है। नटवर लाल अगर अपना नाम I.N.D.I.A रख ले तो वो इंडिया थोड़ा ही हो जाता है। चोरी तो चोरी होती है। जो पूर्व में अपना नाम बदलते हैं वो कुछ भी नाम रख सकते हैं, ये उन पर ज्यादा सही बैठता है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी ने जो ये घोषणाएं की हैं, इसमें उन्होंने सबसे ज्यादा जो अपना ध्यान दिया है वो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग पे दिया है। आप देखिए कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कार्य किया है, लगातार कार्य करते रही है, और केंद्रीय सरकार भी कार्य करते रही है। ये समय आ गया है कि उसका अब वोटों के रूप में उसका जो है बाउंस बैक आने का। इसीलिए उन्होंने फोकस किया है उन सीटों पर जहां वो कभी कमजोर रहे हैं, जहां पर उनको ऐसा लगता है कि यहां पर हमें परेशानी हुई थी पिछली बार, तो उन्होंने अब वहां पर शुरुआत में अपना कैंडिडेट देके अपनी एक बढ़त ले ली है चुनाव प्रचार के लिए, रूठों को मनाने के लिए। और इससे कांग्रेस बहुत बौखलाई हुई है, क्योंकि कांग्रेस में अभी तक ना तो मुख्यमंत्री का नाम तय हुआ, प्रदेश अध्यक्ष नहीं पता कि प्रदेश अध्यक्ष, वो 5 जो नामित प्रदेश अध्यक्ष थे वो भी खुद अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष कहते रहे हैं। जीतू पटवारी का तो आपने स्टेटमेंट भी दिखाया था कि वो कह रहे थे कि भैया मैं भी प्रदेश अध्यक्ष हूं। तो भाजपा इकट्ठी और संगठित होकर चुनाव लड़ने को तैयार हो रही है, और कांग्रेस में अभी सुरफुटबल चल रहा है। ये देखने का बहुत मजेदार रहेगा कि अभी जब आगे भाजपा और अगर कोई घोषणा करती है, उसके बाद कितनी भगदड़ मचती है कांग्रेस के अंदर।
जी सूर्या जी, दो तीन कुछ नाम ऐसे जरूर जिस पर सवाल उठ रहा है। एक प्रीतम लोधी थे जिन्हें पार्टी से बाहर किया गया, ब्राह्मणों के खिलाफ उन्होंने कुछ शब्द बोले थे, उन्हें पार्टी में वापस लिया गया, ज्यादा वक्त नहीं हुआ और टिकट भी दे दिया गया। तो ऐसे जो विवादित चेहरे हैं, क्या उसका खामियाजा नहीं उठाना होगा बीजेपी को? देखिए प्रशांत जी, अभी सिर्फ नाम घोषित हुए हैं, पर्चे नहीं भरे गए हैं, ना ही उनका नामांकन जो है सत्यापित हुआ है। मैं आपको बहुत ही मजेदार बात बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है कि वो सदैव बूथ स्तर तक काम करते हैं और लगातार कार्यकर्ताओं से जुड़ाव रखते हैं। आप देखिए, आपने एक नाम लिया, मैं तो अभी 4-5 नाम और गिना सकता हूं इन घोषणाओं के अंदर, जहां पर कि कार्यकर्ताओं में असंतोष हो सकता है। तो अपनी बात कार्यकर्ता आला कमान तक रखेगा। आला कमान नजर बनाए हुए है, अभी घोषणाएं हुई हैं, नाम तो 1 घंटे पहले तक बदल जाता है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। गुंजाइश रहेगी तब्दीली की? बिल्कुल, कार्यकर्ताओं की मर्जी के अनुसार ही कैंडिडेट होगा, ये आला कमान ने तय किया है। यदि कोई नाम पे विवादास्पद है, विरोध है, तो उसको बदला भी जा सकता है। ये सीधी नीति है भारतीय जनता पार्टी की। जी बिल्कुल। चलिए मैं आऊंगा आपके पास, रविंद्र दुबे जी के रुख करूंगा। रविंद्र दुबे जी, सियासत वक्त के साथ हम कहें कि रंग बदलती भी है, क्या वाकई कोई विरोध या बगावत के सुर देखने को नहीं मिलेंगे उस सूरत में जब सिंधिया के साथ एक बड़ा खेमा बीजेपी में आया था? स्वाभाविक है कि कुछ के टिकट कटे भी हैं, कुछ मूल भाजपाइयों के टिकट कटकर सिंधिया खेमे के पास जाएंगे। ये चुनौतियां फेस नहीं करनी होंगी? जरूर करना होगी। भारतीय जनता पार्टी को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यदि सिंधिया खेमे के लोगों की टिकट कटेगी तो वो नाराजगी जाहिर करेंगे, और यदि सिंधिया खेमे के लोगों को टिकट मिलेगी तो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कैडर है, जो जीवन भर अपने तप और तपस्या के लिए जाना जाता है, वो कार्यकर्ता भी नाराज होगा। और उसकी इस बार बगावत खुलकर सामने आ रही। पहले ये होता था पार्टी फोरम पर बोला जाता रहा, अब लोग सोशल मीडिया पर खुलकर लिखते हैं। देखिए, हर जिले में कहीं न कहीं पार्टी का कार्यकर्ता नाराज है। पिछले 19-20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और उसमें उसको कोई संतोषजनक उसके काम नहीं हुए, उनके मन भावे काम नहीं हुए, उनको पद नहीं मिला है। इस बात की नाराजगी कार्यकर्ताओं में है। अब जिस तरीके से टिकट का वितरण हो रहा है, उस वितरण में भी यदि उनकी राय नहीं मानी जाएगी, वही कोई ऊपर से लाद दिए जाएंगे चेहरे, तो ये तो नाराजगी सामने आएगी और इसका चुनाव के समय खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कैडर जरूर है, लेकिन इस कैडर में भी आजकल थोड़ा सा नाराजगी दिखने लगी है, खुलकर नाराजगी आ रही है, और इसका खामियाजा चुनाव में देखना पड़ेगा। देखिए, कर्नाटक में जो हुआ वो सबको सामने है कि उनका प्रत्याशी देर से घोषित हुए और उसके बाद कार्यकर्ताओं में नाराजगी रही, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हिमाचल में भी यही हुआ। हिमाचल में कार्यकर्ताओं की नाराजगी से भारतीय जनता पार्टी का संगठन कमजोर हुआ और उसे हार मिली। मध्य प्रदेश और हिंदी भाषी बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी इसका असर को कमी को दूर करना चाहती है, और इसलिए उसने कुछ प्रत्याशियों की घोषणा करके एक टेस्ट लिया है। अभी हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि अंतिम समय में भी प्रत्याशी बदला जा सकता, तो हाँ, जरूर प्रत्याशी बदला जा सकता है। कांग्रेस ने भी पहले ऐसे कई बार किया है कि अपने प्रत्याशी नामांकन के समय अलग एबी फॉर्म दे दिया है, और जिसकी वजह से उसका प्रत्याशी बदल गया। चुनाव चिन्ह जब नामांकन जमा करने दिया था तब बदल दिया जाता है। तो ये तो हर राष्ट्रीय पार्टी इस तरीके से प्रयोग करती है, जहां संतोष होगा, जहां कार्यकर्ता करेंगे। यदि इस तरीके की बातें अभी से होंगी तो 39 नामों में से कई नामों का विरोध सामने आएगा, और जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए और खतरे की घंटी बनेगी। देखिए, हम देख रहे हैं कि हम अभी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। दूसरा पक्ष, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जैसे कह रहे थे, हम लोग को जो जानकारी है, हम पत्रकारों को सबको जानकारी है कि कांग्रेस ने 100 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवारों को हरी झंडी दे दी है। वो क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं। कुछ जगह 2 उम्मीदवारों को हरी झंडी दे दी है, वो भी काम कर रहे हैं। और जिन जगह पर अभी उम्मीदवार घोषित हुए 2 जगह स्थानों पर, वो दोनों कांग्रेस के पास है, तो वो विधायक तो पिछले 5 साल से लगातार क्षेत्र में काम कर ही रहे हैं, तो उनके पास भी बढ़त हासिल है। वो लगातार लोगों से संपर्क काम कर रहे हैं, काम क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोगों के साथ सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुकाबला एक तरफा होगा या कोई बहुत बड़ी बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगी, ऐसा नहीं है।
देखिए बहुत कांटे का मुकाबला होने वाला है। ये जरूर है कि केंद्र सरकार है, संगठन है, पैसा है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है वो ज्यादा दिखाई देता है और कांग्रेस का थोड़ा सा पिछड़ा हुआ दिखता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को जो थोड़ी बहुत ही बढ़त मिलती है उसके लिए उसका संगठन जवाबदार है। लेकिन संगठन में इस बार थोड़ा सा छेद देखने को मिलेगा, नाराजगी देखने को मिलेगी और हर जगह नाराजगी का स्वरूप अलग हो सकता है। कहीं सिंधिया होगा, कहीं असंतोष होगा इस बात का कि उपेक्षा का दंश होगा, कहीं इसी को बात का असंतोष होगा कि निगम मंडलों में नियुक्ति नहीं मिली, कहीं ऐसी जगह कोई जहां टिकट कट जाएगी और उसके समर्थक नाराज हो जाएंगे, नए चेहरे को मिलेगा। 11-11, 12 बार दावेदार घूम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में एक सीट में, और इसको एक को टिकट मिलेगी तो 10 का असंतोष सामने आएगा, ये सुनिश्चित है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बातें आपने कही, कई बिंदु आपने उठाए और हमारे साथ पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस जी जुड़ गई हैं। अर्चना जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आज बड़ा अनाउंसमेंट हुआ, 39 नामों का ऐलान आप लोगों ने कर दिया है, लेकिन इस पर कई बातें आ रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जो वरिष्ठ विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वो कह रहे हैं कि भाई ये कर्नाटक और हिमाचल इफेक्ट है, प्रयोग के तौर पर आप देख रहे हैं कहां विरोध होगा कहां नहीं होगा। अर्चना जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनाव की पूर्व तैयारी को इस डिक्लेरेशन से प्रमाणित किया है, साबित किया है कि कितना क्लोजली भारतीय जनता पार्टी ने सब चीजों को समझकर हर वर्ग को, हर क्षेत्र में अपनी कैंडिडेट्स का डिक्लेरेशन किया है। और ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की मुस्तैदी किस प्रकार की है इसको बताता है। और आप देखें, इसमें केवल एक ही पैरामीटर है कि सीट पर जीतने वाला उम्मीदवार पार्टी की प्रेफरेंस है, और एक प्रकार से जैसे हमने एक कहेंगे कि बढ़त हासिल करी, हम आगे निकल गए। कब से बात हो रही थी कि कांग्रेस सीटें डिक्लेयर करेगी, जल्दी कर देगी, उनकी लिस्टें तैयार है, वे सोच रहे थे और हमने अपने कैंडिडेट्स को डिक्लेयर कर दिया। और इससे भारतीय जनता पार्टी चुनाव के इस पूरे अभियान में हर स्तर पर, हर तैयारी में कांग्रेस से आगे निकलती जाएगी और जीत हासिल करेगी। ठीक है अर्चना जी, कांग्रेस ये आरोप लगा रही कि भाई इसमें SC/ST के ज्यादा नाम है, ये वर्ग आपसे परेशान है और इसी की चिंता इस अनाउंसमेंट में नजर आती है। अर्चना जी, अब ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है जी। जिस वर्ग पर भरोसा करेगा व्यक्ति या पार्टी, उसी को डिक्लेरेशन करेगा ना। आप देखें, इसमें से हमने करीब करीब 8% महिलाओं की टिकट्स भी डिक्लेयर करी जी। और वर्ग विशेष का विषय नहीं है इसमें। और वर्ग की भी अगर बात करें तो ये इसको दिखाता है, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने SC/ST के नेतृत्व पर, जमीनी कार्यकर्ताओं पर किस प्रकार भरोसा कर रही है। ठीक बात है। भूपेंद्र जी, दो बातें, एक तो अर्चना जी भी यही कह रहे हैं कि भाई हमने कांग्रेस केवल बात कहती रह गई, हमने नामों का ऐलान कर दिया। दूसरा, सूर्य मैथिल जी भी एक बात कह रहे थे कि भाई ये रणनीतिक बढ़त है बीजेपी की अनाउंसमेंट के साथ। दूसरी तरफ कांग्रेस में अभी भी सिर फुटअव्वल है नामों पर। ये कहाँ पर आपने सिर फुटअव्वल देख ली, मुझे तो पता नहीं है। मैं तो हर मीटिंग में बैठता हूँ, मगर आपको ये मीडिया को दिखाई पड़ जाती है सिर फुटअव्वल। हमारे उम्मीदवार जब सामने आएंगे तब आप देख लीजिएगा, अभी आने वाले हैं, वो भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बातें करे, आदरणीय जो है अर्चना जी खुद कुछ भी बातें करें, लेकिन उन्हें स्वयं मालूम है कि क्या परिस्थितियां हैं। एन उनकी टिकट के पहले पर्ची कार्ड निकाल दिया भाजपा के लोगों ने, तो वो तो टिकट काटने की भी व्यवस्था पहले साथ में कैंची लेके चल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में रोज हो रहा है और आप हमसे कह रहे हैं सिर फुटअव्वल है। तो ये जो बातचीत है ये समझना चाहिए। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो नारा है SC का हमने बड़ा काम किया, ST का बड़ा काम किया, क्या काम किया, काम गिनाओ। आपने जो है एक पूरे परिवार की औरतों के साथ रेप हुआ, जमीन में गाड़ दी गई, उसकी जांच नहीं कर पाई ये सरकार। आपने जो है लटेरी में आपकी गोली से मारे गए आदिवासी लोगों के घर में घुस के मॉब लिंचिंग हुई। आज जो है बच्चियों को जो है सरेआम सड़क से उठाकर मंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में वहां पर गैंगरेप हुआ, आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बच्चों ने किया।
आज जो है सरेआम जो है जबलपुर में एक लड़की को गोली मारकर बीजेपी के पदाधिकारी ने उसकी हत्या कर दी। ये जो बातें हैं, इन पर कभी बीजेपी के किसी नेता का बयान सुना है क्या आपने? ये जो है हीरोइनों की बिकनी पर बयान देते हैं, लेकिन जो है इन पर कभी बयान देते हैं? किसी नेता का सुना है आपने बयान? और ये वर्ग अपने आप खुश हो जाएगा, ये वर्ग केवल आपके नारेबाजी से खुश हो जाएगा। जी सूर्या जी आ रहा हूँ। क्या इनकी ये वर्ग जो है फ्री फंड में वोट डाल देगा? ये बात जो है ये समझने की है। जिनके चेहरे पर आपने जो है पेशाब की है, जिनके चेहरे पर आपने मल पोता है, वो समाज अपने जो है स्वाभिमान की लड़ाई भूल जाएगा 1 मिनट में। क्यों? क्योंकि आपने बहुत अच्छी उत्तर देने दीजिएगा मुझे इनका। ये कुछ नहीं होना है। अरे भैया घबराओ मत यार, इनका नाम बदल दो, इनका राजनीतिक विश्लेषक की जगह जो है भाजपा प्रवक्ता लिखो। अरे पॉपकॉर्न की तरह उछलते क्यों रहते हैं इतना भूपेंद्र जी? शांति से बात कीजिए ना अपनी। शांति क्यों हो जाते हैं आप? अगर मैं व्यक्तिगत होना शुरू हो गया तो आपके घर खलियान तक की बात खोल के रख दूंगा मैं कि आपकी स्थिति क्या है कांग्रेस के अंदर। खोलो भाई, पॉपकॉर्न की तरह खोलो मसले पर हैं। सूर्या जी आप जो है पत्रकार बन के आते हो, बीजेपी के प्रवक्ता बन जाते हैं, तो लिखवाया करो ना सीधे। डरते क्यों हो? लिखो आप प्रवक्ता भाजपा लिखवाया करिए है तो दवाई ले लो। आपकी भाषा है ये डायरिया, ये सब, ये भाषा कहाँ से सीखी आपने? पढ़े लिखे नहीं लगते आप। ये भाषा ऐसी भाषा जो है टीवी पर, जैसे ये भाषा ये भाषा आप टीवी पर बोलते हैं, ये भाषा आप टीवी पर बोलते हैं, आपको जो हैरत नहीं होती? भूपेंद्र जी रिक्वेस्ट है व्यक्तिगत ना हो। क्या यार उनसे बोलो ना, व्यक्तिगत नहीं हो। सूर्या जी क्या बात कर रहे हैं आदमी? सूर्या जी मुद्दे पर रहे हैं। सूर्या जी प्लीज, ये भाषा आपके चैनल के लायक है क्या? आप टोक नहीं पा रहे उनको? भूपेंद्र जी सुन लीजिएगा। हाँ देखिए मुझे वो 4 लाइनें याद आ रही हैं। नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। ये दलित उत्थान की बात कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करने वाले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को चुनाव हराने की पूरी कोशिश करने वाले आज दलित उत्थान की बात कर रहे हैं। 370 लगाकर रखी इन्होंने 60 साल तक जम्मू कश्मीर में, वहां पर दलितों के उत्थान की याद नहीं आई कांग्रेस को। इन्हीं का एक शासित राज्य है राजस्थान, साथ में लगा हुआ है। वहां दलित बेटियों का बलात्कार हो रहा है, रोज उनको मार के जलाया जा रहा है। उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे ये लोग। लेकिन जहां पर पॉलिटिकल टूरिज्म करना है मध्य प्रदेश के अंदर, जहां चुनाव है वहीं पे उड़कर पहुंचेंगे। और अभी ये कह रहे थे ना कि क्या काम किया क्या नहीं किया, बलात्कार की एक बात ही कह रहे थे, तो मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं इनको कि जिस भी व्यक्ति ने उस बलात्कार में सम्मिलित था गैंगरेप में, वो सब जेल में है। आपकी तरह नहीं है कि आपकी पार्टी के लोग टंचमाल कहते हैं। आपकी पार्टी के 15 महीने के मुख्यमंत्री वो जैकलिन फर्नांडिस की कमर में हाथ डालकर नाचते हैं। प्रवक्ता जी का भाषण खत्म हो जाए तो मुझे मौका दीजिए। तब वहां पर प्रवक्ता जी का जब भाषण खत्म हो जाए तो मुझे मौका दीजिएगा। तो आईफा अवार्ड करवाते हैं और सत्ता के बाहर रहते हैं तो आपको दलितों की बात याद आती है। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की मेहनत है जो आज मध्य प्रदेश के अंदर सम्मान के संग सर उठाकर हमारा दलित भाई रह रहा है। आपके राज्य में क्या जल्दी एक रिएक्शन पर ब्रेक पर जाएंगे दिग्विजय सिंह के राज्य में, तो आपके मुंह में दही। सूर्या जी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उससे पहले भूपेंद्र जी जल्दी छोटा रिएक्शन। बड़े लंबी चौड़ी जो है सफाई दी है भैया ने। इनसे तो पूछो कि जिनने गैंगरेप किया उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचा? वैदेही के हत्यारों के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि वो भाजपा ही थे। इसका जवाब तो दो। गरीबों की बस्तियां उजाड़ने में शर्म नहीं आती है? देखिए क्यों नहीं गए वहां पर? बताइए के घरों से बुलडोजर चल रहा है तो भूपेंद्र जी के पेट में दर्द होता है। यह पूरा देश और उत्तर मध्य प्रदेश सब देख रहे हैं। मतलब बुलडोजर चले तो दर्द, बुलडोजर ना चले तो दर्द। वाह, वो कत्ल भी करते हैं तो आवाज चर्चा लगातार भाजपा जारी रहेगी। भाजपा अगर अपराधी है तो राष्ट्रभक्त, ठीक है, और दूसरा अगर राष्ट्रभक्त है तो बेचारा वो अपराधी। करते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तमाम दूसरे पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। माफी के साथ रोक रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक। मसला है, पूरा देश सुन रहा है आपको। जल्द लौटेंगे।